भाई सितंबर में वापस होने वाला है, ये बात तो कंफर्म है ही सही, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो जो लोग एलिजिबिलिटी रखते हैं उनको एक अच्छा सबक दिया है, मतलब कि हमने एग्जाम देके देखा, जो गलतियां थी हम लोगों को सेल्फ वो पता चली, और अब हमें गलती सुधारने का मौका वापस मिल रहा है। अपनी गलतियों को ठीक करने का और प्रॉपर एनालिसिस करने का हमारे पास मौका है। चाहेंगे तो हम 3 महीने के अंदर, और मैं जल्दी 1-2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर ये सारा पता करूंगा कि क्वेश्चन वगैरह आए कहां से। क्योंकि मेरे लिए सबसे बढ़िया खुशी की बात यही हुई, आउट हुआ उसमें मुझे कोई खुशी नहीं हुई, लेकिन अब मैं दुनिया की सारी गाइड्स देख डालूंगा। कल रात को भी मैं बैठा 2-3 बजे तक, पर अभी क्लू मिला नहीं। जैसे ही मिलेगा तो उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि भाई वाकई में क्वेश्चन आते कहां से हैं, किस तरह के दिए हैं इसने इस बार, कहां से दिए हैं। बाकी जितनी भी एनक्लिक सोल्डर्स और आती है और मंगवा लेंगे, लेकिन ये पता करके ही छोड़ेंगे कि भाई ये कहां से क्या किया गया है। ठीक है, तो उसका फायदा, उसका बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। दूसरी खास बात मेरे बच्चों, अब जो कुकुरमुत्ते ये कह रहे थे कि हमारा पूरा पेपर आ गया, यार सुनो, अब उन कुकुरमुत्तों को वापस स्क्रीनशॉट के साथ आना चाहिए यूट्यूब पर, क्योंकि पहले तो पेपर पता नहीं था, लेकिन अब क्वेश्चन सामने। मैंने तो कहा भाई कुछ आया ही नहीं मेरा, तो मैंने तो मना कर दिया कि देखो कुछ आया ही नहीं मेरा, तो कोई क्वेश्चन नहीं आया, पैटर्न आया। अंडरस्टैंड, पैटर्न हमारा है पूरा, जो मैं लास्ट में 7 दिन पढ़ा के गया, पूरे पैटर्न वो है, लेकिन क्वेश्चन सेम ऐसे रिपीट नहीं हुए। बाकी नॉन रिब्रीदर मास्क भी मैं बता के गया था, लेकिन लास्ट क्लास में बताया था ना, नॉन रिब्रीदर वाला क्वेश्चन सेम फोटो वही है जो फोटो मैंने बताया था। तो एक तो सबूत मुझे वहां से मिल रहा है कि वो कहां से क्या हुआ है, नॉन रिब्रीदर वाला। लेकिन अब मैं कहना चाहता हूं उन सब यूट्यूबर्स को जिन्होंने ये कहा करके कि हमारा पूरा पेपर छप गया, पूरे 200 क्वेश्चन सोल्व करवा दिए टेंटेटिव। मेरे बच्चों, ये तुरंत एग्जाम होते ही यूट्यूब पे आ जाते हैं, बच्चों को गुमराह करते हैं। गुमराह ऐसे करते हैं कि कुछ भी क्वेश्चन ले आते हैं रिलीवेंट, और कह देते हैं यही है नॉर्सेट, यही आया था, क्योंकि पता किसी को है ही नहीं, और बच्चों को आंसर की सोल्व करवा देते हैं। बच्चा उससे क्या हुआ, उससे बच्चा गलत डायरेक्शन में जा रहा है, नहीं जा रहा, वो तो समझ बैठा ना कि ऐसे आए थे, लेकिन उसको एक्चुअल बात नहीं बताई गई कि भाई बेटा देख ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये मैं गैस करके बता रहा हूं। अब जो बाद में आने वाले बच्चे होंगे वो तो उस सोल्ड किए हुए पेपर को, अगर यूट्यूब पे सोल्व करवा रखा है आपने, उसको देख के ये समझ बैठेंगे क्या यही आता है, इसी तरह का आता है, तो उसके तो माइंड में गलत पिक्चर क्लियर हुई कि नहीं हुई। गलत पिक्चर क्लिक होगी तो वो उसी तरीके से पढ़ाई करेगा। तो अब मैं उन सबको मैसेज देना चाहता हूं कि जिन्होंने ये अपना अपना पेपर सोल्व करवाया, एक तो सोल्व करवाया, अब वो लोग सब वापस आए यूट्यूब पे और वापस सोल्व करवाए पेपर को। मैं कह रहा हूं बच्चों, 100% नर्सिंग कोचिंग्स जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं, उनमें से 11 साल का मेरा अनुभव है, कोई छोटा मोटा अनुभव नहीं है। और उससे पहले 5 साल मैंने नर्सिंग किया, 1 साल एलएन किया, 2 बार फर्स्ट ग्रेड क्वालिफाइड किया। और मेरे दोस्तों, मैं कह रहा हूं कि नर्सिंग कोचिंग में पढ़ाने वाले जितने टीचर पढ़ाते हैं, अगर एक सवाल का भी आंसर सही बता दे तो मेरी गारंटी है। और जो पढ़ाते हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, यूट्यूब पे सोल्व करवा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन रियलिटी में आप पेपर सामने हैं, अब सोल्व करवाओ और स्क्रीनशॉट लेके आओ जहां से आपने पढ़ाए हैं ये सारे टॉपिक। मैं जानना चाहता हूं कि देखें हमारे प्रोफेशन में कितनी दम है, ताकि मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा यार, मुझे भी कुछ नया जानने को मिलेगा। तो हम क्यों ऐसा मौका छोड़ें, हम तो करेंगे, उकसाएंगे
यस और नो? और मैंने तो भाई देखो, मेरे को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया तो सीधा मैंने कहा देखो बच्चों एनक्लिक से, और वो क्लासें चालू कर दी और सोल्व करवा रहे हैं एनक्लिक। और पढ़ाना आता, पढ़ा सकते हैं। अब पेपर देने वाला कैसे क्या करेगा ये तो वही भगवान जाने, या फिर वो जिस दिन पेपर आएगा वो होगा। अपन ज्यादा से ज्यादा अपनी अनुभव 11 साल की टीचिंग के आधार पे ये कर सकते हैं कि यार ये पूछे गए अभी तक एम्स में 200-300 टॉपिक मेरे पास निकले हुए हैं, सारे पेपर जितने थे उनका एनालिसिस किया हुआ है, तो वही मैं आपको बता देता हूँ और पढ़ा देता हूँ कि भाई हाँ ये चीजें हैं सबसे ज्यादा पूछी जाती है। 200-300 टॉपिक होते हैं, वो सबसे प्रोबेबल टॉपिक होते हैं। अब लेकिन मेरी सबसे बड़ी मैसेज यही है, अब तुम लोगों को यही फैलाना है चारों तरफ, ऑनलाइन में जो सुन रहे हैं उनको भी और आप लोगों को भी, कि अब सारे कोचिंग वाले पेपर सोल्व करवाओ। अब पेपर आ गया है, अब सोल्व करवाओ, और खासकर वो लोग करवाओ जिन्होंने पेपर सोल्व करवाया है। मैंने पेपर सोल्व नहीं करवाया भाई, यस नो? मैंने यूट्यूब पे पेपर सोल्व नहीं करवाया। मुझे पता है कि देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अनसन में 5-50 क्वेश्चन लेके कुछ भी चिपका के यहाँ पे आ जाऊं, और क्योंकि देखो ईमानदारी से इज्जत बनाओगे समय लगेगा, ईमानदारी से इज्जत बनाओगे समय लगेगा, धीरे धीरे बनेगी, लेकिन जिस दिन बन जाएगी ना वो इमारत इतनी मजबूत होगी कि किसी की बस की बात नहीं होगी उसको ढहाने की। लेकिन फर्जी तरीके से अगर इज्जत बनाओगे तो वो टेम्परेरी होगी, कुछ दिन की होगी, और एक दिन सबको समझ में आ जाएगी। यस और नो? तो मैंने नहीं करवाया क्योंकि मुझे पता था कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये लोग बोल रहे हैं, ऐसा एक भी सवाल नहीं था एम्स के अंदर। बस ये कुछ भी बच्चों को उल्लू बना रहे हैं कि हाँ ऐसा पेपर होता है बेटा, ये आया था, फलाना आया था, ढीकड़ा आया था। ऐसा कुछ नहीं था उनके पास, बस वो क्वेश्चन चिपका रखे थे इधर उधर से। जैसे किसी छात्र से पता चल गया ना कि ट्रेकियोस्टोमी आया था सर, बस वो ट्रेकियोस्टोमी का एक क्वेश्चन ले आया कि हाँ बेटा ये आया था ट्रेकियोस्टोमी। ऐसे पेपर सोल्व करवाते हैं। एनजी ट्यूब आया था सर, कि हाँ एनजी ट्यूब, सर जीटीपीएल आया था सर, ये जीटीपीएल, कुछ भी। बात समझे? इस तरह का छल छलावा बच्चों के साथ होता है, और फिर उससे बच्चे ये समझ बैठते हैं कि हाँ यही आया था यार। जब वो उन क्वेश्चंस को देखता है कि अच्छा ऐसे आते हैं क्या नोटसेट में, ये तो मुझे आता है, यही मेंटेलिटी बनती है ना। अब वो कोई भी छात्र उस वीडियो को देखेगा इन फ्यूचर, जैसे सर्च मारेगा यूट्यूब पे कि नोटसेट फॉर पेपर, तो उसको पेपर खुल के आ जाएगा सामने। अब वो उस वीडियो को देखेगा, देख के उसमें क्वेश्चन देखेगा, अच्छा लो बर्थ वेट बेबी कब कहा जाता है, वो देखेगा। देखते ही उसके दिमाग में क्या पिक्चर बनेगी, इमेज बनेगी, अच्छा ऐसा आता है क्या यार, अरे ये तो हमारे सर ने पढ़ा रखा है, ये तो हमारे सर ने पहले ही कह दी थी लो बर्थ वेट बेबी आएगा, पढ़ा रखा है तो। और वो बच्चा जीवन भर अंधेरे में रह जाता है और उसकी जॉब लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो उजाले में है उसकी जॉब लग सकती है, जो गलत फहमियों में नहीं है उसकी जॉब लग सकती है। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो इस तरह की चीजें फॉलो करते हैं अंधेरे में रह करके, अब वो कुछ उसी लेवल से पढ़ाई करेंगे कि हाँ यार इसी लेवल से पेपर आता है तो अपन को इसी लेवल से पढ़ना है। ये सब पिक्चरें होती है। और ऐसा होने से क्या होता है बेटा कि दुकान तो चल जाती है, बिजनेस तो चल जाता है चलने में, ड्रामा करने से, ओवर एक्ट करने से, दिखावा करने से, धोखा करने से, झूठ बोलने से इमारत बन तो जाती है। लेकिन उससे जो देखो जिंदगी में जिसका मकसद पैसा है वो इंसान को या तो उसके उस कर्ज को या तो उसके बच्चे चुकाएंगे या वो खुद चुकाएगा। जिसका इंटेंशन सिर्फ मात्र केवल पैसा अर्न करना है, उसका जो कर्ज है या तो ईश्वर के सामने वो खुद चुकाएगा या उसके बच्चे चुकाएंगे, लेकिन चुकाना जरूर है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत फर्जी तरीके से जो लोग बहुत मनी अर्न कर लेते हैं तो उनके बच्चों की स्थिति आपने देखी होगी ज्यादातर ऐसा ना, या तो ड्रग्स में लौत पोत होते हैं पूरे अच्छे तरीके से, सारे गंदे शौक होते हैं, पढ़ाई के नाम पे जीरो, बुद्धि के नाम पे मानसिक रिटार्डेड, भाषण देंगे तो देख के पढ़ना पड़ेगा,
या सुनो, ये सारा जो है ये परिणाम होता है उस धन का जो गलत तरीके से अर्जित करता है। तो जीवन में याद रखो कि आप, वो कहते हैं ना कि कम खा लो, कम पहन लो, लेकिन फर्जी काम ना करो। और ऐसे अगर कोई छात्र जॉब भी लग जाता है, जैसे टीप टुपा के, कुछ कर कुरा के, तो वो छात्र उस जॉब में उतना आनंद नहीं ले पाएगा जितना आनंद एक छात्र मेहनत करके जाएगा। उसको फील ही नहीं आएगा, क्योंकि उसको भी पता है, ये आत्मसम्मान से उसको पता है कि ये जॉब उसने कैसे अर्जित करी है। उसको जो पैसा आएगा ना 70-80 हजार, उससे कोई महसूस नहीं होगा और उसको वो फलेगा भी नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? जो इस तरह से पेपर टीप के जॉब लगते हैं, लेकिन जो मेहनत करके अगर वो 20 हजार की भी जॉब कर रहा है, जो अपने बलबूते पे खड़ा हुआ है, भाई साहब, उसको वही फील रहेगा जो वाकई आना चाहिए। हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा, अभी मैं क्लास के अंदर हुआ ना। तो उस तरीके से हम लोग ये भूल जाते हैं, मतलब कोई ना कोई व्यक्ति चकाचौंध को देख के, और ज्यादातर आजकल ऐसा हो रहा है, चकाचौंध, पैसे, ये सब चीजें देख के इतना पागल हो जाता है कि वो अपने रास्ता ही धर्म ही भूल जाता है। और उसके बाद जो है, अभी आज मैं यूं मानता हूं कि गुरु और शिष्य के बीच में जो सम्मान होता था वो धीरे धीरे खत्म क्यों हुआ? क्योंकि जब गुरु ही अगर माना कि मेरे बच्चों अधर्म के रास्ते से चलेगा, तो क्या सारे बच्चे थोड़ी बेवकूफ हैं? अगर मान लो 100 बच्चे बैठे हैं, तो उसमें 20 को तो बात समझ में आई जाती होगी कि यार ये कर क्या रहे हैं, क्या सुनो? तो सारे बच्चे तो बेवकूफ नहीं होते हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, भारत में से गुरु और शिष्य के बीच में जो गैप था ना, जो एक वाकई सम्मान था, वो धीरे धीरे धुंधला हो गया, मतलब खत्म सा हो गया। बच्चा की भी अब यह फील रहता है कि हाँ यार, कोचिंग वाले को फीस जमा करा दी या स्कूल वाले को फीस जमा करा दी, हमने एहसान कर दिया और बस अब हम पढ़ेंगे। शिक्षक को भी ये रहता है कि भैया बिजनेस करना है, और वो कि हाँ, ये जैसे बच्चे दिखते हैं कि हाँ ये आ गया कस्टमर। अभी आप मुखर्जी नगर दिल्ली देखा कभी आप लोगों ने? ताज्जुब हो जाएगा आप लोगों को। मुखर्जी नगर दिल्ली कभी जाना आप लोग, वहां पे सैकड़ों कोचिंगें, और जिस तरीके से आप कभी दशहरे मेले में गए, तो दशहरे मेले में हर दुकान के बाहर, आइसक्रीम की शॉप में जब जाओगे खाने पीने में, हर दुकान के बाहर एक एजेंट खड़ा रहेगा ना, आओ भाई साहब, आओ 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 आओ, बढ़िया आइसक्रीम, ये हमारे यहाँ खाओ। या सुनो मेरे दोस्तों, आपको ताज्जुब होगा दिल्ली मुखर्जी नगर में जब आप घुसेंगे, और अगर आप मतलब सिर्फ घुस जाओ, सामने वाले को लग गया कि ये स्टूडेंट है और ये कोचिंग करने आया है, वहां हर कोचिंग के बाहर 2-2 इस तरह से एजेंट खड़े होते हैं। आओ आओ, डेमो चल रहा है, हमारे सर बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, हमारे सर ऐसा अच्छा पढ़ा रहे हैं, हमारे सर एक ही यहां से बहुत सिलेक्शन हो रहे हैं, हमारे सर ऐसे शानदार हैं। बच्चे को पकड़ के ऐसे बिठा दिया जाता है जैसे ऑटो वाला बिठा रहा है, और उसको फटाफट पकड़ के और वहां पे डेमो क्लास के अंदर ले जाके बिठा दिया जाता है, और उसको निकलने नहीं दिया जाता है। कुछ भी करके उस बच्चे को वहां पे एडमिशन दिला दिया जाता है। ये स्थिति है मुखर्जी नगर की। तो बहुत कुछ सच्चाइयां है दुनिया की, और बहुत कुछ काटा कूटा चल रहा है, लेकिन मैं तुम्हें यही कहूंगा कि जहां तुम्हारा मन लग जाए और जिसमें तुम्हारा दिल कह जाए कि हाँ मैं जॉब लग जाऊंगा, बस तुम्हें वो फॉलो करना है। बाकी सब बकवास है, दुनिया अपना अपना ड्रामा कर रही है, बाकी कोई सेंस नहीं है। स्टूडेंट्स को अपना कैरियर स्पॉइल नहीं करना है। आपका कैरियर जैसे, मतलब ये समझो कि ये कैरियर आपका है बेटा, इसमें बहुत सारे आएंगे आपको सजेस्ट करने वाले। आपको अपने कैरियर की पिक्चर खुद ही बनानी है, अपनी रचना को खुद रचना है कि हमें कहां जाना है, कैसे जाना है और कब जाना है,
ये सिर्फ आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करेगा। मैं एक कलाकार हूं, अपनी कला बताऊंगा, लेकिन उस कला का सदुपयोग आप जब तक नहीं करोगे कोई उस कला का महत्व नहीं है। बात समझ में आया? तो कैरियर एक बहुत सेंसिटिव चीज होती है बेटा, अगर इसका महत्व समझ जाए तो इससे ज्यादा सेंसिटिव लाइफ में कुछ नहीं होता है। क्योंकि अगर एक अच्छा कैरियर बन गया तो बची हुई 50-60 साल की लाइफ जैसे आप चाहोगे वैसे होगी। आपके आने वाली पीढ़ी जो है, बच्चे, वो भी उसका बेनिफिट लेंगे। आपके जो प्रेजेंट में पेरेंट्स हैं, परिवारजन हैं, वो भी उसका बेनिफिट लेंगे। तो हम कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग कि एक सरकारी जॉब 3 पीढ़ियों को फायदा देती है। वो 3 पीढ़ियां समझ में आ गई कौन कौन सी? आपके माता पिता को, आपको खुद को, और आने वाले बच्चों को। तो हमारे धर्मशास्त्र कभी झूठ नहीं बोलते और कुछ गलत नहीं कह के गए, सब कुछ सत्य बातें कह करके गए हैं, और वो सत्य बातें प्रैक्टिकली मैं तुम्हें बता भी रहा हूं। क्या सुनो? तो मेरे दोस्तों, अगर हम कर पाए वो, तो हमारी ये तीनों पीढ़ियां जो है वो वाकई में अच्छी लाइफ जी पाएंगी। लेकिन अगर हमारे अंदर पोटेंशियल नहीं है, मतलब यूं समझो कि पूरा देश है, जैसे आपका परिवार है वो एक देश है, उसका पूरा वजन आपके कंधों पर है। आप चाहो तो जंग को ऐसे लड़ो कि उस देश को जिता दो। आप एक सैनिक हैं, बॉर्डर पे आपकी ड्यूटी लगी है, आप चाहो तो जिता दो और आप चाहो तो हरा दो। ये लड़ाई आपकी नहीं है। अरे ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं है, ये लड़ाई उन बच्चों के इमोशंस की है जो आप पैदा करेंगे, उन बच्चों के इमोशंस की हैं जो आप पैदा करेंगे और जो बच्चे आएंगे। ये लड़ाई उन माँ बाप के इमोशंस की है जिन्होंने आपको यहां तक बिठा दिया ला करके। ये लड़ाई उनकी है। आप तो एक मसीहा हैं सिर्फ, जिसको ये ड्यूटी दी गई है और जिसको ये कर्तव्य दिया गया है कि हां, इस लड़ाई को लड़कर के आपको जीतना है। ये जंग जो है मेरे दोस्तों, इसको आप चाहें तो जिता दें और आप चाहें तो हरा दें। मतलब बॉर्डर पे आप खड़े हैं, पूरे देश सो रहा है, निश्चिंत है कि हमारा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है। जिस तरह से पूरे देशवासी निश्चिंत होकर सोते हैं कि हमारे जो सैनिक हैं वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं आएगी, उसी तरह निश्चिंत होकर के हमारा परिवार भी रिलैक्स्ड है। हमारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और आने वाले टाइम पर मुझे कभी कभी ऐसा आता है ना कि ये दोनों को एकदम ये सब उधर दे आओ। तो हम लोगों को मेरे दोस्तों जीवन में यही चीज का ध्यान रखना है कि अपना लक्ष्य अपना खुद का है, किसी और का नहीं, और अपना परिवार भी अपना है। चाहे वो फिर बुगली फैमिली हो, चाहे फिर वो नर्सिंग फैमिली हो, चाहे फिर वो हमारी खुद की फैमिली हो जिन्होंने हमें पैदा किया है। दे ऑल आर कनेक्टेड यू विद इमोशंस। और अगर आप इमोशन की कदर करना सीख गए और इमोशन का मतलब समझ गए तो जीवन में काफी कुछ अचीव कर लोगे। बिकॉज आपको पता है, जहां पैसे काम नहीं आते हैं वहां इमोशन काम आते हैं। अंडरस्टैंड? और इमोशन एक ऐसी चीज होती है जिसका कोई तोड़ नहीं होता है। तो सबसे ज्यादा मेरे दोस्तों, अपनी लाइफ को थोड़ा सा समझो, अपने कैरियर को समझो, और इसको इमोशंस के साथ कनेक्ट करके और वापस से अपनी राह पर चलना शुरू करो, और अच्छी से अच्छी पढ़ाई करके आने वाले टाइम पर जो मन में आपने अपना लक्ष्य बना रखा है उसको हासिल करो। हिपैटो एनसेफेलोपैथी,
serum ammonia level, elevated serum ammonia level indicated by the इस पेशेंट को हमने कहा, एक जन आओ इधर, एक बात बताने वाला हूं, आप आ जाओ यहां। सीरम अमोनिया लेवल जैसे ही बढ़ेगा, मैं ये जांचना चाहता हूं कि भाई अमोनिया का लेवल बढ़ा हुआ है कि नॉर्मल है आपके अंदर। यूं हाथ करो ऐसे करके, ठीक। मेरे दोस्तों, यदि अगर इन हाथों को हम ऐसे कर देंगे, पीछे डोर्सी फ्लेक्शन कर देंगे, सीधे रखो हाथों को, डोर्सी फ्लेक्शन करेंगे और छोड़ेंगे, तो इसके हाथों में ऐसे 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 मूवमेंट होने लगेंगे, ओके, जो कि अभी इसको नहीं हो रहे हैं। चलो जाओ बैठो। इस तरीके के फ्लैपिंग टाइप के ट्रेमर होने लगेंगे फिंगर्स के और पाम के अंदर, और ऐसे फ्लैपिंग ट्रेमर्स को लीवर फ्लैप या बर्ड फ्लैप या एस्टेरेक्सिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इंडिकेटिव साइन in a patient with the hepatitis that indicate the hepatic encephalopathy? Two important finding. Sir, asterixis will be present or the ammonia level will increase. In this situation, what we can do? Sir, I will administer antibiotic therapy. क्या शुरू करूंगा? Why I start एंटीबायोटिक थेरेपी? बिकॉज ये तो वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन मैंने एंटीबायोटिक क्यों शुरू किया? हेपेटाइटिस इज अ वायरल इन्फेक्शन, एवरीवन नो, बट व्हाई आई स्टार्ट द एंटीबायोटिक थेरेपी? क्यों? बिकॉज सर वी वांट टू किल दीज कमेंशियल बैक्टीरियाज और वी वांट टू कंट्रोल द लेवल ऑफ अमोनिया, ताकि बैक्टीरिया कम हो और अमोनिया का प्रोडक्शन भी। टू स्टॉप या टू डिक्रीज अमोनिया प्रोडक्शन। एवरीवन अंडरस्टैंड? यस और नो? बात समझ गए बेटा? सेकेंड, अ वन ड्रग इज ऑल्सो अवेलेबल जो इस अमोनिया को डायरेक्ट काटती है, डायरेक्ट इस अमोनिया को न्यूट्रल करती है और स्टूल के साथ बाहर निकलवाती है। दिस इज द लैक्टुलोज सिरप। कौन सी सिरप शुरू किया जाएगा? तो आपको लैक्टुलोज स्टार्ट करना है, एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट करना है। क्लियर हो गई बात? यह होता है मेरे दोस्तों लीवर का हेपेटाइटिस। यदि अगर ये बात बढ़ते 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 पेशेंट रिकवर नहीं हुआ, खासकर